नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कल जो हमने क्लास की थी जिसमें हमने सारे के सारे जो है मिक्स क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, आज उसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के भी, साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री के भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए थे वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन तो वो था जो हमने कल की क्लास में लास्ट में आपसे पूछा था। लगभग बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था कि एक हाफ बाइट किसके बराबर होता है, तो निबल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। एक बिट जो है, एक बिट आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। एक बिट को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर, जो कि हम 0 और 1 के फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 बिट जो है, 4 बिट का आपका क्या एक निबल बनता है, ये ध्यान रख लेना। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था। 4 बिट का एक निबल बनता है और 8 बिट का क्या बनता है, एक बाइट बनता है। एक बाइट जो है 8 बिट का बनता है। इससे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बाइट इज इक्वल टू एक निबल के। अब यहाँ पे बाइनरी से आपका जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था जो कल हमने डिस्कस किया था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना। इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा मेथड है। कल हमने एक मेल एसआई का जो एग्जाम सोल्व किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन है, 16 नंबर, आप जाकर जरूर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है, इनका आयोजन अब कब किया जाएगा। देखिए वैसे तो होने थे काफी टाइम पहले, लेकिन कोरोना की वजह से जो है अब तक ये पेंडिंग चलते आ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा एडिशन हो जाएगा, तो चौथा एडिशन जो है इनका, या हम कह सकते हैं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका आयोजन हरियाणा में कहाँ पे करवाया जाएगा, तो पंचकुला में करवाया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रख लेना, पंचकुला में। अब कब करवाए जाएंगे, देखिए अब ये फरवरी 2022 में करवाए जाएंगे। इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब ये तो हो गया हमारा चौथा। तीसरा जो आपका एडिशन था ये आपका कहां पे करवाया गया था, तो असम गुवाहाटी में। कहां पे, असम में, हम कह सकते हैं गुवाहाटी असम में जो है आपका तीसरा एडिशन करवाया गया था। इसमें कौन जीता था, पहले नंबर पे कौन था, तो महाराष्ट्र था पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन था, तो अपना हरियाणा जो है दूसरे नंबर पे था। तो ये ध्यान रख लेना, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हरियाणा था। महाराष्ट्र ने टोटल कितने, तो 256 पदक जीते थे, और हरियाणा ने कितने, तो पूरे 2 सेंचुरी मारी थी, 200 यहाँ पे जो है मेडल जीते थे हरियाणा ने। ध्यान रख लेना, फरवरी 2022 में करवाए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगला चौथा एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि सबसे ज्यादा वसा जो है, सबसे ज्यादा फैट किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो किस भैंस के, तो ये भदावरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। भदावरी भैंस के दूध में जो है सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है, लगभग देखें तो 13% के आसपास है। वैसे अगर हम देखें तो मैक्सिमम कितनी होती है, 14% के आसपास होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें इसमें तो आपका कौन सी, 13%, जो कि भदावरी भैंस जो है इनमें सबसे ज्यादा फैट जो है दूध में पाया जाता है। अब जो भदावरी भैंस जो है इनमें 13% सबसे ज्यादा, इसलिए इसको क्या, तो घी का कटोरा भी बोला जाता है। घी का कटोरा जो है किसको बोला जाता है, तो भदावरी भैंस को बोला जाता है। ध्यान रख लेना, भदावरी संबंध कहां से रहेगा, मूल स्थान कहां पे आ जाएगा इसका, तो स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इसका मूल स्थान अगर पूछ ले तो वो आ जाएगा कौन सा, यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का भदावरी शायद जिला है, वहां से जो है इसका मूल स्थान माना जाता है किसका, भदावरी भैंस का। तो ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो मेहसाना जो दे रखा है, मेहसाना के बारे में ध्यान रख लेना। मेहसाना जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सूरती भैंस है। सूरती भैंस के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सी हो जाएगी, गुजरात की जो है आपकी सूरती भैंस है, जिसका मूल स्थान माना जाता है गुजरात का सूरत है। सूरती प्लस में आपकी कौन सी, तो मुर्रा। सूरती प्लस मुर्रा जो है इनकी संकर, हम कह सकते हैं इनका संकर करवाने से, इनकी संकर नस्ल जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी मेहसाना भैंस हो जाएगी। ध्यान रख लेना, मेहसाना, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। सूरती प्लस मुर्रा की जो संकर नस्ल आपकी कौन सी होती है, तो वो मेहसाना होती है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि हरियाणा के किस शहर में जो है प्रोजेक्ट एयर केयर जो है, प्रोजेक्ट एयर केयर जो है इसकी शुरुआत की गई है, तो कहां से, तो गुरुग्राम से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो वो राइट आंसर बन जाएगा, गुरुग्राम। अब यहाँ पे देखिए गुरुग्राम जो आपका मंडल जो है, गुरुग्राम आपका खुद एक मंडल है। इस मंडल में या मंडल में आपका कौन कौन सा पड़ता है, तो एक आपका महेंद्रगढ़ आ जाएगा, महेंद्रगढ़। इसके अलावा कौन सा, रेवाड़ी है, और एक कौन सा, गुरुग्राम खुद है। तो ये 3 आपके जो है आते हैं किस में, गुरुग्राम मंडल में। महेंद्रगढ़ तो आएगा हमारा गुरुग्राम में। सिरसा जो है किस में, तो सिरसा आपका हिसार में आता है, और हिसार में आपके कौन कौन से पड़ते हैं, हिसार में आपका एक तो फतेहाबाद आ जाएगा, दूसरा कौन सा सिरसा है, तीसरा कौन सा जींद आ जाएगा, और चौथा कौन सा, खुद हिसार आ जाएगा। तो 4 आपके किस में पढ़ेंगे। कैथल जो है, कैथल किस में आता है, तो करनाल में आता है। करनाल में कौन कौन से, तो करनाल मंडल में आपका एक तो करनाल खुद आ जाएगा, करनाल आ गया, दूसरा कौन सा पानीपत है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, कैथल। तो ये 3 आपके जो है मंडल में आते हैं, करनाल मंडल में ये 3 आते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा गुरुग्राम से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ
चैंपियनशिप जो है ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे, गुरुग्राम में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी जिसका हाल ही में जो है निधन हो गया, तो कौन हो जाएगी, वो चंद्रावती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो राइट आंसर है चंद्रावती। इनका जो है नवंबर 2020 में जो है इनकी कोरोना की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, कोरोना की वजह से। और कितनी वर्ष की उम्र में, तो लगभग 92 वर्ष की जो है इनकी आयु थी। 92 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पे, डालावास में। डालावास कहाँ पे पड़ता है ये, डालावास चरखी दादरी का जो है डालावास, वहां से इनका संबंधित है। और इसके साथ ही कौन सा इंपॉर्टेंट बनेगा इनका, ये किस के पद पर कार्यरत है। अभी अगस्त महीने में जो एग्जाम हुए थे, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद पर कार्य कर चुकी थी कौन, तो आपकी कौन है, चंद्रावती, जो कि जिनका संबंध कहां से रहेगा, चरखी दादरी के डालावास से संबंधित रहेगा। और नवंबर 2020 में कोरोना की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा कौन सा, 6 बार जो है ये विधायक रह चुकी है, 6 बार विधायक, और एक बार कौन सी, एक बार सांसद भी रह चुकी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा प्रदेश की पहली वकील अगर पूछ ले, हरियाणा प्रदेश की पहली वकील अगर पूछ ले तो वो भी कौन हो जाएगी, तो वो भी चंद्रावती रहेगी। तो ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के एग्जाम में पूछा गया, करंट का भी क्वेश्चन इनमें बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को जो है उत्कृष्ट संस्थान की उपाधि दी गई है। उत्कृष्ट संस्थान या हम कह सकते हैं कौन सा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस या IOE जो आपको दिया हो सकता है, इससे या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट संस्थान जो इसकी उपाधि दी गई है, तो किसको, तो ये दी गई है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये सोनीपत में आपकी रहेगी। और इसकी जो है स्थापना कब हुई, तो 2009 में जो इसकी स्थापना हुई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ेगी, सिरसा में पड़ेगी। कहाँ पे, सिरसा में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2003 में जो इसकी स्थापना हुई। इसके भी प्रेजेंट टाइम में जो हम कह सकते हैं वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे, तो अजमेर सिंह मलिक जो है भी प्रेजेंट टाइम में वाइस चांसलर हो जाएंगे किसके, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU, जो कि सिरसा में रहेगी। इसके बाद कौन सी, HU जो दे रखी है, 1970 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे, वाइस चांसलर BR कंबोज, बलदेव राज कंबोज जो है इसके भी प्रेजेंट टाइम में, बलदेव कंबोज हम कह सकते हैं, ये जो भी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है आपके वाइस चांसलर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब, 1956 में जो इसकी स्थापना हुई। अभी वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे इसके, तो सोमनाथ सचदेवा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आपके वाइस चांसलर हो जाएंगे। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो दी गई है, इसके आपके प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो राजकुमार अभी प्रेजेंट टाइम में इसके क्या हो जाएंगे, वाइस चांसलर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हो जाएगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनके आपके चांसलर कौन है, तो इन सभी के चांसलर आपके गवर्नर हैं। कौन हो जाएंगे, गवर्नर इन सभी के। लेकिन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है इसके आपके चांसलर कौन हो जाएंगे, तो नवीन जिंदल जो है इसके वाइस चांसलर हो जाएंगे। बस ये आपके वाइस चांसलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी डेट याद रख लेना। इसके साथ ही थोड़ा बहुत इनका वाइस चांसलर के बारे में पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंप्यूटर पर जो है किस पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, तो कौन सी पिक्चर हम कह सकते हैं उसका विस्तार नहीं, यूज नहीं किया जाता, तो JPEG जो हम यूज करते हैं, उसके अलावा PNG भी, GIF भी यूज होती है, MDB जो है इसका यूज नहीं होता, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब JPEG जो दे रखा है, इसके आपकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेना, कौन सी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कौन सी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो इसकी फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जो PNG दे रखा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, पोर्टेबल ग्राफिक फॉर्मेट जो है इसका PNG हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी टर्म जो है इंटरनेट और ईमेल के साथ जुड़ी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो प्लॉटर नहीं होगा, स्लाइड प्रेजेंटेशन, बुकमार्क, पाई चार्ट। बुकमार्क देखिए हम यूज करते हैं, आप सभी को पता है, जो भी हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, अगर हमें वो वेबसाइट दोबारा से हमें यूज करनी है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, हमें यूट्यूब अगर हम बार बार खोलते हैं तो उसको बुकमार्क करके छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसी पेज पे जाना होगा तो हमें बुकमार्क के सेक्शन पर जाकर डायरेक्ट उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। तो कौन सा, बुकमार्क जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुकमार्क का मतलब एक तरह से हमें सेव भी करके रख सकते हैं उस पेज
निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्लैंड नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? देखिए थायराइड हमारी ग्लैंड हो जाएगी, हमारी लीवर यज्ञाशय जो है, लीवर जो है हमारा, यकृत जो है वो हमारा हो जाएगा, और अग्नाशय, ये तीनों के तीनों हमारी ग्लैंड है। ये हमारा कौन सा? ये तो लीवर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी को पता है। अग्नाशय कौन सा? तो पैनक्रियाज हो जाएगा, पैनक्रियाज जो है ये हमारा अग्नाशय हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए थायराइड ये हमारी ग्लैंड हो जाएगी, तो ये तीनों की तीनों हमारी ग्लैंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यानी हमारी अमाशय जो कि कौन सी, स्टमक जो हम कहते हैं स्टमक, वो हमारी ग्लैंड नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। अब देखिए सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा आपका? लीवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ग्लैंड होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड। हम कह सकते हैं अगर आपसे ये पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ ले, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हमारी लीवर हो जाएगी। ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी ग्लैंड। अगर सबसे बड़ा ऑर्गन अगर पूछ ले तो ऑर्गन हमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ऑर्गन तो हमारा स्किन होता है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ ले तब जो है कौन सी? लीवर हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना। लीवर जो है इसका वजन कितना होता है? तो लीवर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीवर के बारे में 2-3 चीजें, लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक जो है आपका लीवर का वजन होता है। ये आपका क्या करता है? पित्त रस जो हमारा होता है, पित्त रस, या हम कौन सा कह सकते हैं? बाइल जूस जो है, बाइल जूस जो है उसका स्त्रावण करता है, उसको आपको निकालता है कौन सा? लीवर हमारा कौन सा? पित्त रस या बाइल जूस को। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पे लीवर आपका क्या करता है? एक आपका फिब्रिनोजन जो है, फिब्रिनोजन जो है, और एक आपका कौन सा? हिपेरिन और फिब्रिनोजन, ये दो आपके जो है प्रोटीन निकालता है। तो इन दोनों के काम क्या होता है? दोनों के काम बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से? तो ब्लड क्लोटिंग से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। देखिए अगर हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे ब्लड बॉडी से बाहर ना निकले, इसलिए कौन सा काम आता है? तो हमारा फिब्रिनोजन काम आता है, जो कि क्या करता है? जैसे हमारे कहीं पे भी चोट लगी तो उस जगह पे घाव होगा, उस घाव पे क्या है? इस तरह का एक फाइबर की तरह एक जो है क्लोटिंग कर देता है, जिससे क्या है? ब्लड हमारा बाहर नहीं आता। तो ये किसका? फिब्रिनोजन का काम हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं क्लोटिंग में हेल्प करता है। कौन सा? क्लोटिंग में आपका जो हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में, तो कौन सा? फिब्रिनोजन हो जाएगा। जो हिपेरिन यहाँ पे दे रखा है, हिपेरिन का मतलब क्या होता है? कि ये वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड हमारा रुक जाएगा, ब्लड का क्लोट हो जाएगा तो मरी जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी उसके बाद तो। लेकिन क्या है? बॉडी के अंदर हमारा क्या है? ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, इसीलिए क्या है? हिपेरिन क्या करता है? बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है क्लोटिंग नहीं होने देता, क्लोटिंग नहीं होने देता। ध्यान रख लेना, दोनों में आपका डिफरेंस है, दोनों का ही अपोजिट काम है। फिब्रिनोजन आपका क्लोटिंग करता है ताकि बॉडी से बाहर ब्लड ना निकले। हिपेरिन आप क्या करता है? बॉडी के अंदर क्लोटिंग नहीं होने देता ताकि अंदर बॉडी के ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इतनी सारी की सारी चीजें, क्योंकि लीवर आपके लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है जहर देकर मार दिया जाता है, उसको पॉइजन दे दिया जाता है, तो क्या पॉइजन दे दिया जाता है, तो उसके बाद क्या उसको चेक कैसे किया जाता है कि उसको जहर देके मारा है या उसकी नेचुरल डेथ हुई है? तो पॉइजन के लिए उसको चेक करने के लिए क्या उसका लीवर ही जो है चेक किया जाता है, या हम कैसे पोस्टमार्टम के समय में लीवर को जब हम चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को जो है जहर देकर मारा गया है। तो बस ये ध्यान रख लेना आप, ये इतने सारे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा अग्नाशय जो दे रखा है, पैनक्रियाज, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़ी ग्लैंड तो आपकी कौन सी है? तो लीवर है। सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड अगर पूछ ले, कौन सी? मिक्स्ड ग्लैंड अगर पूछ ले तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी अग्नाशय रहेगी। तो ध्यान रख लेना, ये दोनों के दोनों, सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी लीवर है, सबसे बड़ी आपकी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अग्नाशय। और सबसे बड़ा ऑर्गन आपका कौन सा हो जाएगा? तो स्किन हो जाएगा। तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड आपकी पता है आप सभी को कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकालती है। अब थायराइड ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आउटू ग्रंथि बोलते हैं। ध्यान रखना, आउटू ग्रंथि हिंदी में, इंग्लिश में हमारी थायराइड हो जाएगी। ये कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है थायराइड। आपने सुना होगा जो गले में आपका गोइटर जो होता है, घेंगा जो होता है, वो किसकी कमी से? तो आपकी आयोडीन की कमी से होता है। और कह सकते हैं हमें थायरोक्सिन, थायराइड अगर हमारी ग्लैंड जो है सही से काम ना करे, थायरोक्सिन हार्मोन सही से ना निकले, तो हमारा गोइटर या घेंगा रोग जो है हो सकता है। तो कौन सा? ध्यान रखना, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा अमाशय जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एक ग्लैंड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्लड जो है कौन सा? बी जो हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप बी वाला जो व्यक्ति है, कौन से रुधिर वर्गों को दान दे सकता है? तो ध्यान रख लेना, अब आपके समझ में आ ही जाएगा यहाँ से कि सबसे सर्वग्राही अगर पूछ ले, सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी में ही अगर ज्यादा डिटेल में पूछे तो कौन सा? ए बी प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, ए बी प्लस जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वदाता अगर पूछ ले, यानी कि यूनिवर्सली आपका कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। तो डोनर और रिसेप्टर दोनों ध्यान रख लेना। डोनर में आपका कौन सा? तो सर्वदाता हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किसी को दे सकता है। तो ओ ब्लड वाला जो है वो सबको दे सकता है।
मतलब ओ में ही अगर ज्यादा डिटेल में पूछ ले तो ओ नेगेटिव जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा अब यहाँ पे बी के बारे में पूछा है, तो बी किसको दे सकता है, बी तो बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज और कि अभी थोड़ी देर बाद जो है हम क्या करेंगे, लगभग शाम तक 4-5 बजे तक जो है एक करंट अफेयर की क्लास करेंगे, जिसमें आपका क्विक रिवीजन हम करेंगे। क्विक रिवीजन यानी कि एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें वन लीनियर के फॉर्म में आपके 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन वो सारे कवर करेंगे। कोशिश करते हैं थोड़े बहुत 2020 के भी उठा लें, तो उसके लिए भी आप बने रहें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो ये वीडियो जरूर लेके आएंगे, ताकि कल जिनका एग्जाम है उनको यहाँ से अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन तो वो गलत ना हो। देखिए यहाँ पे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया, तो किसने रद्द किया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यहाँ पे लॉर्ड रिपन। देखिए रिपन ने जो है यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रद्द किया। शुरू किसने किया, तो लिटन जो है, लिटन जो है इसने आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो शुरू किया। इसमें आपका क्या मतलब है कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो है, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस है, अगर वो कोई आपत्तिजनक चीज जो है अगर छापती है, प्रिंट करती है, तो क्या उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। यानी प्रेस पर हम एक तरह से कह सकते हैं प्रतिबंध लगा देना, अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर पर एक तरह का प्रतिबंध लगा देना, ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके द्वारा, तो लिटन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया। और बात कब की है, तो ये 1878 की ये बात रहेगी। और इसके बाद क्या दोबारा से इसको जो है 1878 का था, बिल्कुल यहाँ पे देर का है, इसको रद्द किसने किया, तो लिटन के बाद कौन आया, रिपन। और रिपन ने आने के बाद क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा एक रिपन के टाइम में एक इंपॉर्टेंट काम जो हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आपकी नियमित रूप से जनगणना जो है सबसे पहले कब हुई, जनगणना सबसे पहले कब हुई, तो आपकी किसके टाइम में, तो रिपन के टाइम में हुई। कब, 1881 में हुई, ध्यान रख लेना। वैसे तो अगर पूछ ले पहली जनगणना आपकी कब हुई, तो 1872 में हुई थी, मेयो के टाइम में। कौन से, मेयो के टाइम में 1872 में। लेकिन ये आपकी नहीं मानी जाती, आपकी नियमित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जो आपकी जनगणना करवाई जाती है। अब तक आपको पता है लास्ट में 2011 में हुई थी। तो हरियाणा में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखिए 1881 में नियमित रूप से जनगणना किसके टाइम में, तो रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा इसने क्या काम किया, देखिए लिटन ने एक आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। दूसरा इसने क्या काम किया, जो सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए इसने उम्र कितनी, तो 21 से घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष जो है इसने उम्र कर दी थी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा, अब इसके बाद कौन आया, तो रिपन आया। रिपन ने आती है एक तो इसके द्वारा बनाया हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। दूसरा इसने जो है 21 से 19 वर्ष की थी, रिपन ने दोबारा से 19 से 21 वर्ष कर दी। तो ये दोनों ध्यान रख लेना, अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो आपका सही होना चाहिए। इसके बाद डलहौजी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी के एग्जाम में भी पूछा गया। डलहौजी कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हम कह सकते हैं हड़प की नीति, जिसमें क्या है जिन राज्यों के पास उनका खुद का अगर पुत्र ना हो तो उसको क्या है अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया, तो सतारा को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अभी के एग्जाम में सतारा को हड़पा गया। इसके अलावा सबसे पहले ट्रेन जो है किसके टाइम में चली थी, तो वो डलहौजी के टाइम में चली थी। आपकी कौन सी, 1853 में, जो 1853 में आपकी जो है ट्रेन चली थी, कहां से, बंबई से थाने के बीच में चली थी। बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो ये किसके टाइम में थी, तो डलहौजी के टाइम में थी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन। देखिए एचसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आपको सही मैच करने हैं कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। हमने ऑर्निथोलॉजी के बारे में पढ़ा था पहले भी, तो कौन सा, ऑर्निथोलॉजी आपकी किसकी, बर्ड की स्टडी हो जाएगी। स्टडी ऑफ बर्ड, ये हम कह सकते हैं पक्षियों का अध्ययन जो है, यानी कि दूसरे का आपका कौन सा बनेगा, दूसरे का आपका डी बनेगा। पहला कौन सा रहेगा, पहला जो है, पहला तो हमें एक बार इसको छोड़ो, ये तो हमारे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता। ये देखिए एंटोमोलॉजी जो देखा है, एंटोमोलॉजी आपका क्या होता है, कीट के बारे में, कीट पतंग हम कह सकते हैं। जैसे देखिए जैसे हमने पहले बताया था एएनटी, हम कह सकते हैं एंट माने क्या होता है, चींटी होती है। तो इसी तरह एंटोमोलॉजी आपकी किसकी, चींटी का, हम कह सकते हैं कीट का अध्ययन। ये सिर्फ याद करने के लिए था, वैसे नहीं था। एंटोमोलॉजी आपकी किसकी, तो हमारी कौन सी, इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तुम्हारा तीसरे का कौन सा बनेगा, तीसरे का बी बनेगा। देखिए कौन सा आगे, मीटीरियोलॉजी जो देखा, मीटीरियोलॉजी आपका एटमोस्फेयर क्लाइमेट का होता है, तो चौथे का आपका कौन सा बनेगा, ए बनेगा। अब बचा कौन सा, ये हमारे पास, इसका हमें नहीं पता था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, पहले का आपका सी बनेगा। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेना कौन सा जो है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे एग्जाम में अलग अलग भी ये पूछे जा सकते हैं। एंटोमोलॉजी आपका जो है कीट का हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड का रहेगा, मीटीरियोलॉजी आपका वायुमंडल का। इसके बाद नेक्स्ट बाकी इसको मैच ही करना था यहाँ पे।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोबारा से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एचसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो दे रखा है, नेफ्रोलॉजिस्ट का आपका मतलब क्या होता है? देखिए नेफ्रॉन जो है आपकी यूनिट किसकी होती है? नेफ्रॉन आप सभी ने सुना होगा, नेफ्रॉन आपकी किडनी की जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, किडनी की, यानी कि किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी कौन सी? नेफ्रॉन होती है। तो उससे आप याद रख सकते हो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तो हु ट्रीट किडनी डिजीज। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी का आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी का आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके अलावा कौन सा? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, तो चौथे का कौन सा बनेगा? चौथे का आपका बी बन जाएगा यहाँ पे। अब बाकी यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाइए, इसको यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ऑप्शन उठाया का तीसरे का हमारा ए बनता है, तीसरे का हमारा किसमें बनता है? इसमें बनता है, इसमें बनता है। चौथे का हमारा कौन सा? चौथे का हमारा बी बनता है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, इसका आपका कौन सा बनेगा? तो हु ट्रीट विजन प्रॉब्लम। तो विजन प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ आपका दृष्टि समस्या से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। उसके अलावा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो दो जो दे रखा है, ये आपका किससे? हु ट्रीट क्रिटिकल इन्फेंट, शिशुओं से जुड़े हुए आपका हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बाकी चारों के चारों ऑप्शन आप अलग से भी इनको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन एचएस के एग्जाम का रहेगा कि निम्न में से किसको विरोधी कवि के नाम से जाना जाता है? विरोधी कवि कौन हो जाएंगे? तो काजी नजरुल इस्लाम जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखना, ये हम कह सकते हैं हिंदी से या साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गजनवी ने जो है आपका आक्रमण किया था जब, तो हरियाणा में उस क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? यानी कि जब गजनवी आक्रमण किया उस समय हरियाणा में कौन सा शासन चल रहा था? तो तोमर राजपूत का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। गजनवी ने जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका थानेसर पर आक्रमण कब किया? थानेसर पर तो कब? 1014 ईस्वी में किया था, 1014 ईस्वी में। और यहाँ से वो चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। चक्कर स्वामी जो कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको अपने साथ ले गया। थानेसर का याद रख लेना, गजनवी का ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने हरियाणा के जीके से जुड़ा हुआ। तोमर राजपूत का शासन चल रहा था उस समय पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके सामने पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा और आपको ये बताना है, अनुसूची के साथ आपको मैच करना है कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो भाषाएं आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो 8वीं अनुसूची से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी कितनी, जो मूल संविधान में आपकी कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी पहले। उसके बाद क्या 4 और ऐड कर देगी, उन चारों के बारे में देखेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी? पहले 14 भाषाओं का जिक्र था, 14 भाषाओं का, और अभी कितनी है? तो 8 और आ गई है। तो कितनी? 22 भाषाएं जो अभी प्रेजेंट टाइम में रहेगी। और इन 22 भाषाओं में ध्यान रखना, अंग्रेजी जो है इन 22 भाषाओं में नहीं है। इसके अलावा देखिए, मान्यता प्राप्त भाषाएं हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा? पहले का आपका कौन सा बनेगा? पहले का आपका बनेगा चौथा, जो कि देखिए 8वीं अनुसूची यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून कब? तो ये आपका कौन सा बनेगा? 10वीं अनुसूची। तो आपका कौन सा? बी का बनेगा कौन सा? दूसरा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। कब हुआ? तो इसको देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 जो हुआ था उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था। आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सी? दल बदल हम कह सकते हैं 10वीं अनुसूची, इसका ध्यान रख लेना। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किसमें है? तो पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में तो आपका यहाँ पे कौन सा? तीसरे का आपका कौन सा बनेगा? 5वां जो यहाँ पे दे रखा है, लास्ट वाला मैच कर लेना इसको। और उसके अलावा आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो है, तो ये आपका किस में हो जाएगा? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा बचा यहाँ पे। और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां और जनजातियों से जुड़ा हुआ आपका कौन सा रहेगा? तो ये आपकी 5वीं अनुसूची रहेगी। तो ये ध्यान रख लेना। बाकी शायद एक इसमें एक्स्ट्रा है जो मैं ऐड नहीं करना, उसके बारे में यहाँ पे दे नहीं रखा, तो बस ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है यहाँ पे। तो 12 की 12 अनुसूची हम कह सकते हैं, वो आप अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे आप पढ़ लेना, बाकी नीचे जो इनको आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि बजरंग पूनिया ने जो है निम्न में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग की विश्व की नंबर 1 रैंकिंग जो है दोबारा से हासिल कर ली है? तो ये कौन सी हो जाएगी? तो रोम में आपकी जो है, रोम की आपकी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। रोम में मटाओ पेलिकोने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट जो हुई थी, ये हम कह सकते हैं मेटाओ पेलिकोन रैंकिंग जो है इस सीरीज में कौन सा? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल। और ये कब की? तो हम कह सकते हैं आपकी मार्च के आसपास की बात है, मार्च के आसपास की शायद, जो कि यहाँ पे दे रखी है मार्च 2021 में। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, एचसीएस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें कौन सा मेडल जीता था? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। बाकी अभी कह सकते हैं 3-4 घंटे बाद हम करंट अफेयर की क्लास करेंगे, उसमें सारे के
सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बजरंग पूनिया का जो आपका संबंध कहां से रहेगा, तो झज्जर के कुदान से इनका संबंध रहेगा, झज्जर के कुदान से जो इनका संबंध रहेगा। इसके अलावा जो है 65 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग जो इन्होंने हासिल कर रखी है, तो ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा करंट अफेयर का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जर्मनी टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 के जो अभी 21 में करवाए गए थे, कांस्य पदक जो जीता था किसने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को यहाँ पे हराया था, तो किसको, जर्मनी को हराया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड दे रखा है। और कितने से 5-4 से जो है स्कोर करके जर्मनी को हरा दिया था और यहाँ पे कांस्य पदक जो है वो अपने नाम यहाँ पे कर लिया था किसने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर और हमें चुनना है कि 24:60 है तो 210 रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, 504, 343, 336, 330 कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए था। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं आज एक दूसरी क्लास भी लेके आएंगे। बाकी एक करंट अफेयर की क्लास आएगी आज, और उसके साथ ही एक हम पेपर आज सोल्व करेंगे, ताकि उससे क्या है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हमारे गलत ना हो। तो आज कोशिश करते हैं 2 क्लास और आएगी, एक करंट अफेयर की और एक हम सब इंस्पेक्टर का पेपर जो वो सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।